जब हम पानी को गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं तो पानी उबलने लगता है और वाष्प में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेट ऊपर नीचे होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि भाप में प्लेट को ऊपर नीचे करने की क्षमता कहाँ से आती है? आज के इस अंक में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान। आज के इस अंक में हम जानेंगे ऊष्मा के बारे में। भाप में प्लेट को ऊपर नीचे करने की क्षमता ऊष्मा से मिलती है। ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है। हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, अतः ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। चित्र में गर्म चाय का कप दिखाई दे रहा है। जब हम गर्म चाय के कप को थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं तो उसकी ऊष्मा धीरे धीरे वातावरण में कहीं गुम सी हो जाती है। ऐसा वातावरण व चाय में ताप के अंतर के कारण होता है। चाय वातावरण से अधिक गर्म होती है, जिससे इसकी ऊष्मा वातावरण में विस्तृत हो जाती है। आपको बता दूं कि जब दो वस्तुओं का ताप समान होता है तो उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। हमने जाना ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। आइए अब ऊष्मा के मात्रक जान लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, ऊष्मा ऊर्जा ही है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, तो इसलिए ऊष्मा का मात्रक भी जूल है। इसके अन्य मात्रक भी हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैलोरी और किलो कैलोरी। 1 कैलोरी में 4.18 जूल और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी, या अगर इसे जूल में बदलें तो 4.18 गुणा 10⁻³ जूल होते हैं। आइए अब जानते हैं कि ऊष्मा की मात्रा किन किन बातों पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा निम्न 3 बातों पर निर्भर करती है: द्रव्यमान पर, तापांतर पर और विशिष्ट ऊष्मा पर। इसे हम उदाहरणों के ज़रिए जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि द्रव्यमान पर ऊष्मा कैसे निर्भर करती है। 1 कप पानी और 1 भगोना पानी में किसे उबालने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी? जाहिर तौर पर भगोने के पानी को उबालने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी और ये गर्म होने में अधिक समय भी लेगा। इसके विपरीत 1 कप पानी को उबालने के लिए कम ऊष्मा की ज़रूरत होगी और 1 कप पानी बहुत जल्दी ही उबलने लगेगा। अतः किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यानी द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसके लिए ऊष्मा की भी उतनी ही आवश्यकता होगी। आइए अब जानते हैं तापांतर पर ऊष्मा कैसे निर्भर करती है। 2 बीकर में समान मात्रा में पानी लेते हैं। पहले बीकर को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए और इसमें लगा समय नोट कर लेते हैं। दूसरे बीकर को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। इसमें लगा समय भी नोट कर लेंगे। हम पाएंगे कि दूसरे बीकर के जल को गर्म करने में पहले बीकर की अपेक्षा अधिक समय लगता है और ऊष्मा भी अधिक लगती है। अतः ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर ΔT पर निर्भर करती हैं, जो कि प्रारंभिक और अंतिम ताप का अंतर है। ऊष्मा एक अन्य कारक विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर करती है। आइए इसे समझते हैं। चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं 2 बीकर हैं, एक में जल और दूसरे में समान मात्रा में तेल भरा हुआ है। दोनों को समान समय माना 5 मिनट के लिए गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि समान समय तक गर्म करने पर भी तेल का ताप अधिक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान द्रव्यमान की वस्तुओं को समान समय तक गर्म करने पर उनके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ को निश्चित ताप पर गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान
तापांतर और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अगर द्रव्यमान को m से, तापांतर को डेल्टा T से और विशिष्ट ऊष्मा को S से डिनोट करते हैं तो ऊष्मा के लिए सूत्र आएगा m इंटू S इंटू डेल्टा T। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको इसे याद करना है। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा कि गर्म चाय स्टील के खाली गिलास में डालने से गिलास गर्म हो जाता है। धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। गर्म चाय से भरे गिलास को कुछ देर खुला रख देने से चाय ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार आग के सामने कुछ दूरी पर खड़े होने पर हमारा शरीर भी गर्म होने लगता है। तपती दोपहरी में अगर हम खुले में आसमान के नीचे खड़े हो जाएं तो हमारा शरीर तपने लगेगा। ये सभी क्रियाओं से स्पष्ट है कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता रहता है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। आइए ऊष्मा संचरण के बारे में विस्तार से जानते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है, यानी जब दो वस्तुओं का ताप अलग अलग होता है तो ही ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया होती है। ऊष्मा का संचरण सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं: चालन यानी कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण यानी रेडिएशन। आगे हम ऊष्मा संचरण की इन विधियों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं चालन या कंडक्शन के बारे में। स्टील के चम्मच का एक सिरा उबलते जल के बीकर में रखते हैं। चम्मच के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़े रहते हैं। क्या होगा? चम्मच का दूसरा सिरा भी ऊष्मा मिलने के कारण धीरे धीरे काफ़ी गर्म हो जाता है। उबलते जल की ऊष्मा चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे पहुंची, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। चम्मच का जो सिरा उबलते जल में होता है उसका ताप बढ़ जाता है। तप्त अणु अपनी ऊष्मा को अपने पड़ोसी अणुओं को स्थानांतरित करते हैं। पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा को अपने आगे आने वाले पड़ोसियों को स्थानांतरित करते हैं और इसी प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होने लगती है और कुछ समय बाद चम्मच का अंतिम सिरा भी गर्म हो जाता है। ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। चालन के उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव करते होंगे। दूध से भरे भिगोने और सब्ज़ी की गर्म कढ़ाई को गैस पर से उतारने के लिए आपकी मम्मी कपड़े का सहारा लेती होंगी। गर्म बर्तनों से हमारा हाथ न जले इसीलिए उनके हैंडल पर लकड़ी या बेकेलाइट चढ़ा होता है, जैसे कुकर का हैंडल आपको याद आ रहा होगा। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा संभव नहीं है। इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। आइए पढ़ते हैं संवहन विधि। चित्र में एक फ्राइंग पैन में जल गर्म किया जा रहा है। फ्राइंग पैन की तली के अणु पहले गर्म होते हैं। ये अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर आ जाते हैं और ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जल के सभी अणुओं का ताप समान नहीं हो जाता। ऊष्मा संचरण की यह विधि संवहन कहलाती है। अभी तक हमने चालन और संवहन विधि पढ़ी है, इसके अंतर समझ लेते हैं। चालन विधि में तप्त अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, केवल ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, जबकि संवहन विधि में अणु अपना स्थान छोड़कर अपने ठंडे वाले अणुओं को ऊष्मा लेने का मौका देते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है, जबकि द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। आइए अब हम ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि विकिरण या रेडिएशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।
विकिरण विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के होता है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर आना या किसी वस्तु जैसे मोमबत्ती की लौ, बल्ब या चूल्हे से ताप का अनुभव होना विकिरण विधि के उदाहरण हैं। चित्र में सर्दी के दिनों में आपको अलाव की याद आ गई होगी। सर्दियों में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए हम रूम हीटर, लकड़ी के चूल्हे या फिर अलाव का उपयोग करते हैं। चूल्हे की ऊष्मा बिना बीज के माध्यम को गर्म किए हम तक पहुंचती है। यह विकिरण विधि का ही उदाहरण है। आज के इस अंक में हमने जाना ऊष्मा क्या है, ऊष्मा की मात्रा क्या है, ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ हैं और इन विधियों को हमने विस्तार से जाना। आशा है आपको आज का अंक अच्छा लगा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथियों में शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।